उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो 24 घंटे उठते बैठते जाति और धर्म के आधार पे बांटने और काटने की राजनीति करते हैं लोग। विकास मुद्दा नहीं रहा। हालत की इस कदर बदतर हैं कि लोग हॉस्पिटल में जिंदा होने के लिए जाते हैं, बीमार लोग, वहाँ से मौत बट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसकी चर्चा आप देखेंगे तो नहीं होगा। जिस तरीके की जो राजनीतिक विषाद बिछाई जा रही है, जिसमें आदमी का, इंसानों का कोई महत्व नहीं है, और जो हालत हैं और बदतर होंगे अगर हम लोगों ने पूरी तरह से सही समय पर सजग नहीं हुए। तो जो भारतीय जनता पार्टी वाली जो सरकारें हैं वो डिजास्टर साबित होंगी हर जगह। जैसे बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, वही हालत दिल्ली में भी है। जांच होनी चाहिए क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 10 बच्चे की मौत हो जाती है, नवजात शिशु की मौत हो जाती है। कहाँ चूक? सबसे बड़ा है विषय कि नैतिकता के आधार पे स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश को पहले इस्तीफा देना चाहिए। दोषी जो व्यक्ति हैं वो जांच क्या करेंगे? सवाल ये है कि जांच कौन करेगा? सरकार में बैठे लोग सरकार के खिलाफ क्या जांच करके रिपोर्ट देंगे? कुछ भी रिपोर्ट नहीं आएगा। इतनी बड़ी घटना के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, जो भाजपा शासित सरकार है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कोई जांच बनेगी कमेटी तो सरकारी तंत्र के ही 1-2 लोग चले जाएंगे जांच में, एक क्लीन चिट का रिपोर्ट आ जाएगा, सभी बातें खत्म हो जाएंगी। जांच नाम की तो चीज़ खत्म हो चुकी है ना देश में। पहले जजों के रिटायर या सिटिंग जजों के जरिए जांच कराया जाता था, जिससे वो स्वतंत्र रूप से अपनी राय रख सकें। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी उसी विभाग का जाएगा जांच करने, तो उस जांच में अब स्वयं वो दोषी है ना व्यवस्था का। ये व्यवस्था का फेलियर है ना कि बच्चे की मौत हुई। तो जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं वो व्यवस्था के खिलाफ कैसे रिपोर्ट देंगे? लगातार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। कल बनारस में दीप के जरिए भी लिखा गया कि बटोगे तो कटोगे। क्या लगता है कि बटने और कटने की बात? देखिए, जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत में आई है और देश के धन्नासेठों के पक्ष में कानून बनाने से पिछड़ रहे हैं, तो देश के औद्योगिक घरानों के इशारे पर बांटने और काटने का खेल शुरू कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी। गुजरात में भी यही बांटने और काटने के आधार पर राजनीति किया नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश में भी बांटने और काटने के आधार पर ही राजनीति करते रहे योगी जी। लेकिन देश की जनता सही समय पर चेत गई और अल्पमत की सरकार देश में बना दी। अगर बहुमत 2/3 बहुमत की सरकार होती तो ये लोग दूसरी बात कह रहे होते। अभी बहुत सारा देश को बेचने का इनका स्कीम लॉन्च हुआ होता, लेकिन अब इनके हाथ बंधे हुए हैं। तो अब इस तरह के वही भावनात्मक मुद्दे उठाने की पीछे केवल यही कारण है कि लोगों को धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे बांट करके और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को सुरक्षित रखा जा सके। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि हम लोग राम राज्य में विश्वास करते हैं और सपा के लोग मुख्तार और अतीक में विश्वास रखते हैं। अगर राम राज्य में विश्वास रखते हैं योगी जी, तो ये झांसी में मेडिकल कॉलेज में जो नरसंहार है बच्चों के साथ, वो राम राज्य में संभव था क्या? भगवान राम ने तो एक अपने माता और पिता को दिए गए वचन के आधार पर 14 साल वनवास चले गए थे। लेकिन आप तो वो लोग हैं जो सत्ता के लिए संन्यास छोड़ के सत्ता में चले आए। ऐसा दुनिया में बिरले मिलता है कि जो सन्यासी संन्यास छोड़ करके सत्ता में चला आए। आप तो सन्यासी हैं ना, पार्टी में और लोग होंगे। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग शासन चलाने लायक नहीं है। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्य उस पार्टी का जिसके पास नेतृत्व नहीं है। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल फिर से जमुई में कहे कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, बीच में गलती होगी। बार बार सफाई क्यों देना पड़ रहा है सुधाकर जी?
सबसे बड़ा सवाल है, मीडिया के लोगों को ये पूछना चाहिए नीतीश जी से कि कौन कह रहा है कि आप इधर से उधर जा रहे हैं या उधर से इधर आने वाले हैं। ना ये मीडिया में चर्चा है, ना राजनीति में चर्चा है, फिर भी आप कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में नीतीश कुमार की पूरी सरकार फंसी हुई है, वो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी के रहमो करम पर है। वो जब चाहे इन लोग को जेल में डालें या जेल से छोड़ दें। नीतीश आज सरकार अगर देश में है, मोदी जी की सरकार, तो इसका एक बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचारियों को समर्थन देती है भारत की सरकार। अगर उनके साथ आप हैं तो ये जाहिर है कि नीतीश कुमार उसी संदर्भ में इस बात को कहते हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, यह जग जाहिर है। क्यों नहीं आज तक जांच कराया गया उनका। मैं उम्मीद करता हूं, माननीय राज्यपाल से बिहार का मांग करता हूं कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक जांच करा करके ये मेडिकली फिट हैं कि नहीं, सरकार चलाने लायक, इसका एक बुलेटिन जारी होना चाहिए। अधिकारी और मंत्री के बीच विवाद हमेशा देखने को मिलता है। सुधाकर सिंह भी इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल रहे हैं, एक समय जब मंत्री थे तो। फिर से ये सिलसिला जारी है। मदन सहनी काफ़ी लंबे वक्त से विभाग नहीं जा रहा है। देखिए, ये लंबे वक्त से ये समस्या है, इस समस्या का समाधान नीतीश कुमार नहीं चाहते। वो सभी अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए अपने पास रखते रहे हैं शुरू से ही लेकर अभी तक। कभी कभी बातें छनकर बाहर आ जाती हैं कि नहीं, इस तरह की समस्या है। ये लगातार ये हुआ। आप चंद्रशेखर जी हमारे मंत्री थे, उनके साथ सरकार का टकराव था। मदन साहनी से दूसरी बार टकराव है अपनी सरकार में। तो मैं तो एक बात जरूर कहूँगा, या तो मुख्यमंत्री इस राज्य की राजनीति से विदा हो जाए, या फिर जो आरोप लगाने वाले मंत्री हैं उनकी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। आप साथ रहकर, ये तो कोई मतलब हुआ नहीं कि अपनी सरकार पर इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। यह बात सही है कि नहीं सुनी जाती। सीधे प्रधान सचिव मुख्यमंत्री तक फाइल भेज देते हैं माननीय मंत्रियों के बिना सहमति का। कई अवसरों पे तो गवर्नर के पास फाइल चली जाती है बिना मंत्रियों की सहमति का। ये कानून की धज्जी उड़ते हुए कोई नई बात नहीं है, ये लंबे समय से है। फिर भी मीडिया के विमर्श में नहीं होना भी एक चिंता का विषय है। सिविल सोसाइटी के भीतर विमर्श में नहीं होना एक चिंता का विषय है कि आखिर क्या लोग चाहते हैं इस बिहार में। ये एक पागल आदमी राज चलाएगा क्या? इस राज्य के पास नेतृत्व की कमी है? अगर ऐसा है तो दुखद है 13 करोड़ आबादी वाला राज्य के पास कि उसके पास एक मुख्यमंत्री का बेहतर विकल्प नहीं है। उनकी पार्टी के भीतर भी होना चाहिए और विपक्ष के पास तो अवसर नहीं है। हमारे पास अवसर होता तो हम बेहतर सरकार चला के दिखाते तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। बांका की घटना जिस तरीके से हुई, एक ही परिवार के लोग ने सल्फास खा लिया बैंक के कर्ज के कारण। पता करना होगा ठीक से कि इस देश के भीतर जो राज करने वाले लोग हैं, एक देश दो विधान नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ गरीबों के लिए अलग विधान, अमीरों के लिए अलग विधान। जब 5,000 10,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग, ललित मोदी जैसे लोग यहाँ से देश चले गए, बाकायदा एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ से गए, प्रशासन की निगरानी में गए, वहीं इस देश में जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, छोटा मोटा बैंक से लोन लिया है, जो कहीं नहीं जा सकता, वो आज नहीं कल चुका देगा उन पैसों को। ऐसे लोगों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ऐसे बैंक अधिकारियों पे जो दबाव बना रहे थे। और एक आप समझ लीजिए कि बिहार के लोगों से ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं जो बैंकर्स हैं। और यहाँ 3 तरह के बैंकर्स हैं, एक सरकारी बैंकर्स हैं, एक प्राइवेट बैंकर्स हैं, एक NBFC बैंकर्स हैं, और चौथा भी यहाँ है गुंडा बैंक, जो गांव-गांव में सुदकार हैं, साहूकार हैं, वो पैसे पर देते हैं। और ये एक मैंने 20 सरकार में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि बिहार के भीतर ज़रूरत के लिए पैसे हमको मिलने चाहिए, लेकिन पैसे वसूलने में इस तरह का लापरवाही और गुंडागर्दी बर्दाश्त से बाहर है। पैसा लोग, बिहार के लोग ईमानदार आदमी है, चुका देंगे, लेकिन थोड़ा वक्त देना चाहिए लोगों को। 2 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, मतदान भी हुए। किस तरीके के नतीजे सुधाकर सिंह देख रहे हैं, RJD देख रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन चारों सीट पर चुनाव जीतेंगे हम लोग। जनपक्ष हमारे पक्ष में है, धनबल
और प्रशासन के तंत्र से सरकारों ने चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया है हर जगह का। और व्यापक तौर पे आपने देखा होगा कि पूरा आचार संहिता का धज्जी उड़ रहा था। एक एक विधानसभाओं में 100-100 हूटर लगी हुई गाड़ियां दिन भर प्रशासन और सरकार के लोग चल रहे थे, विपक्ष को एकदम से ही वहां पे परेशानी में डाले हुए थे, बूथ स्तर पे गुंडागर्दी हो रही थी। ये तमाम सवाल के बीच में जनता ने पुरजोर, बिहार की जनता ने पुरजोर मतदान किया है इंडिया ब्लॉक के पक्ष में और हम चारों सीट जीतेंगे। आपका एक बयान भी काफी तेजी से वायरल हुआ था। आपने कहा था कि 3 सीटों पर लाठी बरसाएं, 300 पे बाकी है। सही क्या बयान था? सवाल था कि सरकार के लोग जो चाहते हैं कि हम बूथ लूट लेंगे, ये बूथ लुटेरों का स्वागत लाठी से नहीं होगा तो ये क्या फूलमाला से स्वागत होगा? ये बूथ लूटने का जो षड्यंत्र, पैसे बांट रहे थे, शराब बांट रहे थे, सरकारी अधिकारी उसमें शामिल थे। इलेक्शन कमीशन में बार बार कंप्लेन के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही थी। विपक्ष के कार्यकर्ताओं को थाने पर बैठाया गया, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए घरों में पुलिस भेज दी गई। क्या माहौल बना रहे थे? क्या इसी तरह से इस देश में लोकतंत्र चलेगा? जो अभी अगर ऐसा होगा तो जनबल के जरिए लड़ेंगे हम लोग सत्ता पक्ष से।